आज हम लोग इस करंट अफेयर में चर्चा करेंगे आईआर में सितंबर मंथ के इंटरनेशनल रिलेशन में अफ्रीकन यूनियन जो कि G20 का स्थायी सदस्य बनने वाला अफ्रीकी संघ दूसरा क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपियन यूनियन के बाद यूरोपियन यूनियन में जैसे यूरोप की पूरी कंट्रियां हैं वैसे अफ्रीकन यूनियन भी है, अफ्रीका की पूरी कंट्री हैं, अफ्रीका कंटिनेंट सी, अफ्रीका महाद्वीप की। अब एयू के बारे में थोड़ा हम बहुत जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं कि ये क्या है। ये जो बॉक्स में दिख रहा है आपको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह एक महाद्वीपीय संगठन है जो कि अफ्रीका कंटिनेंट जानते ही होंगे। इस महाद्वीप में 55 देश इस संघ के सदस्य हैं। ठीक है, इस महाद्वीप के 55 देश, तो देश और भी हो सकते हैं या इतने भी हो सकते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 55 देश इस संघ के सदस्य हैं जो कि अफ्रीका महाद्वीप के हैं। उत्पत्ति क्या है? इसे 2002 में ऑर्गेनाइज ऑफ अफ्रीकन यूनियन OAU 1963 से 1999 की जगह स्थापित किया गया था। इसकी ये बता रहा है कि 2002 में अफ्रीकन यूनियन में कन्वर्ट हो गया। पहले इसे ऑर्गेनाइज ऑफ अफ्रीकन यूनियन कहा जाता था जो कि 99 तक चलता था, लेकिन उसके बाद ये 2002 में ये अफ्रीकन यूनियन में बदल गया है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य नागरिक समावेशन, मतलब नागरिकों में समान, मतलब कि समावेशन मतलब समान वेश हो। समान वेश मतलब लोग एक साथ तरक्की करें। ठीक है, ऐसा ना अमीर अमीर होता चला जाए, गरीब गरीब होता चला जाए। समावेशन का मतलब यही होता है, इक्वलिटी जिसे कहा जाता है। और अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग व एकीकरण द्वारा अफ्रीका के आर्थिक एवं समृद्धि के विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, ये तो कहने की बात है, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है तो सभी जानते हैं। लेकिन हमें अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो भी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना, लक्ष्य लेके चल रहे, कभी ना कभी तो सुधार होगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि इस समूह के सदस्य देशों की कुल आबादी 1.5 अरब है, 1.4 अरब है और GDP 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव तो इतना इम्पोर्टेंट है कि ये क्या है। तो पहले ये 2002 के पहले OAU था। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और 55 देश इसके संघ के सदस्य हैं। ये हर स्टेट बेसिस के लिए आपको इम्पोर्टेंट होगा, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट था। हाँ, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? अदीस अबाबा इथोपिया में है। ठीक है, भारत इसका सदस्य है नहीं है। ये क्यों भारत इससे जुड़ा है? क्योंकि ये G20 में शामिल किया है। किसने? भारत ने किया है। इतना चलिए याद रखना चाहिए। अब आते हैं कि अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने का महत्व क्या है। ये तो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट आपको एक टॉपिक मिल जाएगा। तो भारत के लिए क्या महत्व है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति बनना। ठीक है, ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति बनना। ग्लोबल साउथ मतलब कि दक्षिण एशिया। ठीक है, दक्षिण एशिया की जो क्या नाम है, भारत इसको आगे बढ़ाएगा तो भारत का नाम ज्यादा होगा। तो जितने भी एशिया का रिप्रेजेंट कर रहा है भारत कर रहा है, क्योंकि भाई इसने कराया था अपने यहाँ G20 को, तो भारत इसमें ज्यादा दूसरों की आवाज उठाने में सफल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद G20 में AU को शामिल करने के लिए भारत का सफल प्रयास ग्लोबल साउथ के व्यक्ति के रूप में इसकी छवि को मजबूत करता है। मतलब कि जो इसने इनकी आवाज उठाई कि इनको शामिल करना चाहिए, इस तरीके से ग्लोबल मतलब ये साउथ के जितने भी देश हैं, ग्लोबल मतलब पूरे वैश्विक, और दक्षिण की तरफ भारत की ज्यादा वो चलता है क्योंकि भाई उधर चीन कवर करता है, उधर जापान कवर करता है, ऊपर रशिया कवर करता है। तो दक्षिण की तरफ जितने भी, जैसे मलेशिया है, ठीक है, गोवा, क्या नाम है वो है, सुमात्रा है, जावा है, इंडोनेशिया है, इन सब की आवाज कौन बनेगा? भारत बन जाएगा। श्रीलंका, बांग्लादेश, इसके लिए। अब भारत की आकांक्षाओं के ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति के रूप में इसकी छवि को मजबूत करता है। भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप यह कदम बहुध्रुवीय विश्व तथा अधिक न्याय संगत एवं बहुप्रतिनिधि वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बढ़ावा देने की भारत की अपनी वैश्विक आकांक्षाओं के अनुरूप है। जो मैंने अभी बताया वही चीज है कि बहुत प्रतिनिधि मतलब बहुत से देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली, हर जगह तो प्रतिनिधि करती हो। अब आते हैं यूएनएससी में अस्थायी सदस्य। भारत यूएनएससी में अपनी अस्थायी सदस्यता के लिए अफ्रीकी संघ का समर्थन करता है। G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने के लिए भारत की मदद मिल सकती है। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूनाइटेड नेशन जो स्टैंडिंग काउंसिल है,
सॉरी सिक्योरिटी काउंसिल। तो सॉरी, उसमें क्या है कि भारत अस्थायी सदस्य है। स्थायी सदस्य 5 हैं। कौन कौन से? एक है आपका भारत, सॉरी, अमेरिका, चाइना, रशिया और फ्रांस। हाँ, 4 हो गए, फ्रांस हो गए, और एक जो है वो ब्रिटेन है शायद। हाँ, एक ब्रिटेन है। तो ये 5 वीटो पावर कंट्री है। अब 5 वीटो पावर कंट्री में भारत क्या कहता है कि अब इसकी देश की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसकी सीटों में भी सुधार होना चाहिए, सीट बढ़नी चाहिए। तो सीट बढ़ेगी तो भारत इसमें कहता है वोटिंग होती है। तो वोटिंग होती है तो जितने भी रिप्रेजेंट, जितने ज्यादा लोग जिस देश का समर्थन करते हैं, हाँ ये मेरी रिप्रेजेंट हमें अच्छे से करेगा, हमारी बातों को अच्छे से रखता है, कहाँ पे? वैश्विक संस्था में। इसीलिए देखिए आप G20 में भी भारत है। ठीक है, तो G20 एक बहुत बड़ा, क्या नाम है, प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। ठीक है, G20 है, ब्रिक्स में, हर जगह भारत है। तो भारत इसीलिए, भारत का जो है रिप्रेजेंट इतना अच्छा होने के कारण भारत चाहता है कि अफ्रीका कंट्री में भी जनसंख्या ज्यादा है, तो वो हम जितने कंटिनेंट, जितने 55 देश हैं, अगर हमें समर्थन करेंगे, इनके जो रिप्रेजेंट हमको समर्थन करेंगे, तो वो हम यूएनएससी में जो है हमारी भी वीटो पावर कंट्री भारत हो जाएगा। ठीक है। संसाधनों का विविधीकरण। अफ्रीका एक संसाधन समृद्ध महाद्वीप है। यहाँ कच्चा तेल, गैस, दालें, लेंटिल, चमड़ा, सोना तथा अन्य धातु बहु यातायात में मौजूद है, इसलिए भारत के लिए महत्व। अफ्रीका के लिए क्या है? समावेशिता। इसे वैश्विक कर सुधार और ऋण राहत जैसे मुद्दों और जलवायु परिवर्तन संबंधित चर्चाओं अफ्रीकी देशों के लिए अधिक नेतृत्व प्राप्त होगा, साथ ही उनके विचारों पर प्रभावी तरीके से गौर किया जाएगा। क्या कहने का मतलब है कि आप टेक्नोलॉजी देंगे तो अपने चीजों का रिसोर्स अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसे भी तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए। असंतुलन को दूर करना। अफ्रीका के आर्थिक भविष्य पर होने वाली चर्चाओं के परिणाम महज इसे उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जबकि इन चर्चाओं के में इसकी कोई सक्रिय भागीदारी नहीं होती। हालांकि अब इसमें परिवर्तन आएगा। ठीक है। अफ्रीका की समृद्धि का संकेत है। G20 में शामिल होना अफ्रीका महाद्वीप के लिए वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण भागीदारी की प्रकट करता है। गौरतलब है कि अब तक अफ्रीका को गृह युद्ध, आतंकवाद और भुखमरी और आपदा के पीड़ित क्षेत्र के रूप में ही दर्शाया जाता है। G20 के लिए क्या महत्व है? जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए अफ्रीका एक विशाल क्षमता का उपयोग करना। अफ्रीका में विश्व के 60% नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन मौजूद है। साथ ही नवीकरणीय निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण 30% से अधिक खनिज संसाधन विद्यमान है। G20 की नीतियों, निर्णयों की विश्वसनीयता को बढ़ावा देना। EU का G20 में शामिल किया जाना समावेशी और न्यायसंगत समाधान तैयार करने के लिए G20 की क्षमता को बढ़ाता है। वास्तव में समस्त वैश्विक समुदाय के हित में G20 की छवि का पुनर्निर्माण। चलिए, इतना वो नहीं। अफ्रीका महाद्वीप के साथ एकीकरण को बढ़ावा देने में भारत के साथ, देखिए इंपॉर्टेंट ये होता जाता है भारत क्या क्या कर रहा है, किन किन के साथ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट, PNEP, यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT परियोजना है। यह उपग्रह है और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के जरिए अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को एक दूसरे से जोड़ने के साथ उन्हें भारत से भी जोड़ेगी। ठीक है, ये क्या है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो इस फाइबर नेटवर्क के द्वारा अफ्रीका के साथ भारत भी जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अफ्रीका बीच में पड़ता है, अमेरिका से जुड़ना हो भारत के लिए तो अफ्रीका बहुत अच्छा माध्यम है। जबकि आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे सबसे पहले वो जो कौन सी स्वेज नहर है, अंग्रेजों ने जोड़ा था, तभी तो यहाँ पे एशिया की तरफ ज्यादा अच्छे से आ पाए थे। नहीं तो पहले बहुत दिन लगता था। वास्को डी गामा को आप जानते ही होंगे, पुर्तगाली था। तो अगला आते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, GBA। ठीक है, क्या है ये? तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये कह रहे हैं कि भारत ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की है। ठीक है, GBA जैव ईंधन पर ज्ञान के केंद्रीय भंडार और एक विशेष उपकेंद्र के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, अब आते हैं कि हाँ, इसके उद्देश्य क्या है? जैव ईंधन का उपयोग बढ़ावा देना, मंच के रूप में कार्य करना। ठीक है, जैव ईंधन क्षेत्र में प्रगति और व्यापक रूप से अपनाने के वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहन देना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ये क्या है? ठीक है, अब इसको बताते हैं क्या है। इसके सदस्य कौन कौन है? तो इसके 7 सदस्य देश हैं। ठीक है,
अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, तो ये तो साउथ अमेरिका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। भारत, इटली, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही ध्यान कर लीजिए कि साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना, ब्राजील, नॉर्थ अमेरिका से कनाडा, और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका हो गया पूरे अमेरिका कंटिनेंट से। भारत एशिया में इकलौता देश है, और यूरोप से इटली है, और अफ्रीका कंटिनेंट से दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये पूरा इम्पोर्टेंट है। अब आपको ये क्वेश्चन में आपको ऐसे ही पूछेगा, और आईएएस हमेशा ऐसे पूछेगा, आपको बता दें कि जैसे प्रीलिम्स में जो करंट पूछते हैं, जैसे पूछ लिया कि डेटा बैंक। ठीक है, अब ये नया वर्ड। अब डेटा बैंक क्या है कि वैश्विक संधारणीय जैव ईंधन का 80% से अधिक उत्पादन केवल 4 बाजारों यथा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, यूरोप और इंडोनेशिया में होता है। क्या बता रहा है? संधारणीय जैव ईंधन का मतलब जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन हो रहा है, उपयोग नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ कहाँ होता है? सबसे ज्यादा 80% से अधिक होता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, यूरोप और इंडोनेशिया में होता है। तो साउथ अमेरिका में ब्राजील और अमेरिका, सॉरी, साउथ अमेरिका में ब्राजील, नॉर्थ अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका, और सॉरी यूरोप पूरे कंटिनेंट्स में, और इंडोनेशिया एशिया में होता है। इंडोनेशिया कहाँ है? मैं आप देख के बताइए। इंडोनेशिया आपका पड़ता है साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, अभी कह रहे हैं आई की बायोफुल पॉलिसी इन ब्राजील, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अनुसार है। ठीक है, इसी को डेटा बैंक कहा जाता है। ये डेटा बैंक है, ये ध्यान में आप कर लीजिए। क्या होता है कि जो जैव ईंधन का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं उन्हें डेटा बैंक कहा जाता है। कहाँ पे? सिर्फ 4 जगह पे। कहाँ पे है? एक तो अमेरिका है, दूसरा ब्राजील है, यूरोप और इंडोनेशिया में होता है। ठीक सॉरी, पॉलिसी किन के अनुसार चलती है इनकी? ब्राजील, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अनुसार। 3 कौन से? ब्राजील, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अनुसार। अब आते हैं कि G20 के 4 आमंत्रित देश हैं। मतलब आमंत्रित देश है, मतलब सदस्य नहीं है, उनको आमंत्रित रखा गया है, मतलब कि वो गेस्ट अपीयरेंस में जैसे होते हैं। बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, आगे बढ़ेंगे साउथ ईस्ट एशिया की तरफ तो सिंगापुर पड़ेगा, मॉरिशस भी उधर है, संयुक्त अरब अमीरात आप थोड़ा मिडिल ईस्ट एशिया में क्या नाम है, वेस्ट की तरफ चलेंगे, मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट के आप पीछे चलेंगे तो संयुक्त अरब अमीरात पड़ जाएगा, पाकिस्तान से थोड़ा वो पीछे। मैं तो ये कहूंगा कि इन सब चीजों को आप जब पढ़िएगा तुरंत आप बगल में एक मैप देख लिया करिए, आपका कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर होगा